मैंने आपको बोला था 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, ध्यान देंगे इधर, सर्कल का एक टेंजेंट हम खींच लें, तो टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो सेंटर से पास होगी, ऐसा हमको प्रूव करना है। ये हमें पता है, ये थ्योरम भी आप पढ़ चुके हैं 10.1। सेंटर से पास होगी यानी रेडियस और इसके बीच का एंगल 90 होता है, हमने ये थ्योरम कर लिया। बट अगर हमें ये प्रूव करना है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं होता है, इसको आप अप्लाई भी करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये प्रूव करिए कि होता है, जो आपने प्रूव कहीं पढ़ा था आपकी बुक में इस बार, लेकिन हट गया वो, तो वैसे ही इस बात को प्रूव करना है। तो देखो, कई चीज़ों को प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको डायरेक्ट मेथड से प्रूव कर पाएँ, या दूसरा मेथड है कि आप उसके उल्टे मेथड से प्रूव कराएं। मतलब जो प्रूव करना है उसको उसका उल्टा सपोज कर लें, ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लेते हैं। तो ये ऐसा वहाँ करा जाता है जहाँ डायरेक्ट मेथड ना हो प्रूफ। तो हम ये मान लेते हैं, मान लिया ये सेंटर, जो इसके ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर है वो सेंटर से नहीं जाती, ऐसा हमने मान लिया। हमने माना इसके ऊपर एक हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं जो सेंटर से नहीं जा रहा है, तो कहीं और से जा रहा है। मान लिया ये दूसरे पॉइंट ओ डैश से जा रहा है, ठीक है। हम लिखेंगे लेट अस सपोज a line O dash C which is perpendicular to AB, it does not passes through center। तो अगर सेंटर से पास नहीं हो रही है तो कहीं और से हो रही है, ये कहाँ से जा रही है, O dash से जा रही है। अब अभी हमने कहा कि एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है लेकिन ये सेंटर से नहीं जाती है, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये तो ये खुद ही कह रहा है ना, हम उस लाइन की बात कर रहे हैं जो इस पर परपेंडिकुलर है, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये सेंटर से नहीं जाती, मान लिया कहीं और दूसरे पॉइंट से होकर जाती है। परपेंडिकुलर है, ये तो ये खुद कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो यानी कि एंगल, यहाँ पर एंगल जो है ओ डैश सी बी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि इस लाइन को हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर कहा है। दूसरा ओ सी इज रेडियस, ओ सी क्या है, रेडियस, एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आप बाय थ्योरम 10.1 जानते हैं। मतलब थ्योरम 10.1 से आप ये तो जानते हैं कि जो रेडियस होगी, मतलब जो सेंटर से जा रही है, मान लिया ये जा रही है तो सेंटर से जाने वाली लाइन मीन्स रेडियस, और जो रेडियस होगी वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये आपको पता ही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 90। अब अभी तो हमने कहा कि ये 90 है, अब हम कह रहे हैं कि ये 90 है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये पॉइंट इसके ऊपर ही हो, ठीक है। तो हम कहेंगे इट इज, बहुत ही आसान है ये, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये केवल तभी पॉसिबल है, दो चीजें आप इसके लिख सकते हैं, इफ ओ डैश कोइंसाइड विद ओ, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं इफ ओ एंड ओ डैश आर द सेम पॉइंट, ठीक है। दोनों बातें आप लिख सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर ओ डैश ओ के ही ऊपर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर ओ डैश और ओ जो है सेम पॉइंट है तभी ये पॉसिबल है। बस इतना ही इसका आंसर है, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात? अब इसके जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 11 तो मैंने बता दिया था, 11 2 ही क्वेश्चन बचे थे मेरी याद में, 11 और नहीं सॉरी 12 एंड 13, 12 एंड 13। यहाँ देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, और बहुत आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ है करने के लिए इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। ये एक इस तरीके का फिगर आपको बना के देगा, एग्जाम में भी बना के देगा, ठीक है। ये सेंटर है, अ ट्राइंगल
ABCD is drawn to a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. एक ट्राइंगल ABC हमने ऐसे ड्रॉ करा कि जो एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब। माने सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है उसके बाहर होना, ठीक है। और सर्कल इस तरीके से होगा कि सर्कल उसके तीनों साइड्स को टच करेगा हर जगह से। सर्कमस्क्राइब का ये मतलब नहीं होता, ये सर्कमस्क्राइब करना नहीं है। सर्कमस्क्राइब करना मतलब हर जगह से टच भी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, सेगमेंट्स BD एंड DC, BD एंड DC आपको दिया है, ये पॉइंट आपको D दिया है। BD कितना दिया है आपको 6 सेंटीमीटर और DC कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स AB एंड AC। भाई जब BD और DC आपको दिया है तो ये साइड तो आपको पता ही चल गई 8 + 6 यानी कि 14। बाकी बची हुई दो साइड्स आपको निकालनी है। क्या करना है, बाकी बची हुई दो साइड आपको निकालनी है। आप क्या करेंगे भाई, ये भी रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस ही होगा। जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को मिलाएंगे वो तो रेडियस ही होगा, आपको पता है, क्योंकि ये सारे क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। दूसरी थ्योरम हमने ये पढ़ी कि एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये D है तो इसको E कह देते हैं, इसको F, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये तो आपको पता ही है। ये X है तो इसको भी कर सपोज करेंगे X। हर समय बताया जाता है उस समय देखते नहीं हो। आसान क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, इन्हीं क्वेश्चंस में तो फंसते हैं। जो मेरिट का अंतर आता है वो ऐसे ही क्वेश्चन से आता है जो डिफिकल्ट होते हैं। आसान तो सभी करेंगे, जो 1 नंबर के बहुत आसान आए वो तो सभी को ही आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको मेथड समझना है, आपको करना क्या, इस क्वेश्चन को करने का मेथड समझिए। आपने ये करना है, पहले तो आप इनको मिला लेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, आप इनको मिला लेंगे। इससे क्या होगा, इनको क्यों मिलाया मैंने, इससे ये बड़ा वाला ट्राइंगल तीन, मैं आपको मेथड समझा रही हूँ, आप मेथड समझिए। 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। ये 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। मैं इसके नाम लिख देती हूँ। एक तो हो गया ट्राइंगल AOB, एक हो गया ट्राइंगल BOC और तीसरा हो गया ट्राइंगल AOC। ये 3 ट्राइंगल इसमें बन गए। इसका क्या फायदा है, इन 3 ट्राइंगल का आप एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल का एरिया का जो सबसे इजी फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं AOB का एरिया निकालने लगूँ तो बेस हो गया 6 + x और हाइट हो गई 4, क्योंकि रेडियस यही हाइट है और 90 डिग्री पे है ना रेडियस टेंजेंट के साथ, और 90 डिग्री पे जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये कितना आ गया, 2 जा कट जाएगा ये, तो ये 12x प्लस 2x, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे ये इसका एरिया, तो इसका BOC का एरिया क्या हो जाएगा, BOC ये हो जाएगा 6 + 40, हाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी समझ लें आप, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सेंटीमीटर। AOC का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 8 + x इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 4 + 2 16 + 2x। ये इसका एरिया, इसका एरिया और एक ये हो गया, ठीक है। ये तीनों एरिया मिला के पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, तो ट्राइंगल ABC का एरिया अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो मैं तीनों एरियाज को प्लस कर लूँगी, यानी कि 12 + 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, ये हम कर लेंगे। ये कितना होगा हम देख लेंगे, 12 प्लस 28 प्लस 16, नंबर्स को एक साथ प्लस कर लेंगे, x को एक साथ कर लेंगे, 56 प्लस 4x क्या हो जाएगा 56 प्लस 4x, ठीक है।
अगर बहुत और अच्छे से करना चाहें तो 4 कॉमन ले लीजिए, 14 प्लस एक्स, ये हो गया इसका। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब हमें दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ध्यान रखना, मैंने कहा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने का मेथड ध्यान रखना। पहला काम सबके रेडियस मिला देंगे, दूसरा काम इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके क्या हुआ, ये फिगर 3 अलग अलग ट्राइंगल में डिवाइड हो गई। उन तीनों अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, AOC का, BOC का और AOC का, BOC का और AOB का, तीनों को ऐड कर लेंगे। अगर सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर सेम क्वेश्चन यही एग्जाम में आता है तो आपको इस क्वेश्चन को इतनी बार कर लेना है कि आपको इसका एरिया भी याद रहे कि इन तीनों को प्लस करके एरिया ये आता है 56 प्लस 4x, या फिर 4 कॉमन लेके 14 प्लस x, ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि इसका एरिया ये आता है। ठीक है, उसके बाद एक काम आपका हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, इसी का एरिया आप फिर से निकालेंगे, इसी ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा था, दैट इज हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था। हीरोज फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर S चाहिए होता है, जो सारी साइड्स को ऐड करके आता है। तो एक साइड है 6 प्लस x, एक है 8 प्लस x और एक है 14, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 प्लस 2x, ठीक है, बाई 2 भी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस 2x प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो कॉमन लेंगे 14 प्लस x अपॉन 2, तो यानी कि 14 प्लस x इसका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। 14 प्लस x इसका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। क्लियर है इतना? जब 14 प्लस x इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, अब हम इसमें लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, रूट S माइनस ए। S तो क्या है, 14 प्लस x और S माइनस ए, यानी 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x, फिर S माइनस बी, यानी 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x, फिर 14 प्लस x माइनस तीसरी साइड को 14, ये आ गई। ठीक है, तो ये कितना आया देखो, ये हो जाएगा रूट 14 प्लस x, यहाँ क्या बचा, 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचे, और x में से x गया, ये कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, और 8 x से x कट जाएगा, यहाँ 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 48 x 14 प्लस x, अब ये रूट लगेगा, और यहाँ जो एरिया ये आया था इसके बराबर रख देंगे। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, इसके बाद की अभी आधे काम आप खुद करेंगे, मैं आपको मोस्ट ऑफ द मेथड बता दे रही हूँ, बाकी इसकी फैक्टर्स आप निकाल लेंगे घर में। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर। आप लिखेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड। ऐसा क्यों करा मैंने, रूट हटा देंगे, क्यों करा, रूट हटा। जैसे ही मैं रूट हटा दूंगी, ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 14 का 14x, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसका तो खाली रूट हट जाएगा, स्क्वायर उस साइड हो जाएगा जहाँ स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसको लिख देंगे 14 प्लस x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक 14 प्लस x से ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, सब मल्टीप्लाई में तो है। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 48x इक्वल्स टू 16 14 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, 16 से कट जाएगा 148x। ठीक है, ये 3 जा कटेगा, इससे 3 जा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू, यहाँ x स्क्वायर को लिया था नहीं, 14 प्लस x, 3x इक्वल्स टू 14 प्लस x, x इधर आएगा, तो 2x इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 7। जब x 7 आ गया तो ये भी 7 और ये भी 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 13, ये हो जाएगा 7 प्लस 8 15। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आपको बात समझ आ गई कैसे क्वेश्चन करना है?
क्वेश्चन आ गया, Yes, ma'am. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आए। 13 देखो पहले, एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वैल्यूज़ को चेंज कर दे, जहाँ पर 6 + 8 दिया है कुछ और दे दे, पर मेथड करने का यही रहेगा, ठीक है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें ये कह रहा है अभी तक जो सर्कल था उसको किसने सर्कमस्क्राइब किया था? ट्राइंगल। अब किसने सर्कमस्क्राइब किया? क्वाड्रिलेटरल। किसने सर्कमस्क्राइब किया? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव आपको ये करना है कि जो इसकी अपोजिट साइड होती है ना, इसका एक सेंटर भी होगा, ये अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, मतलब इसका और इसका सम 180 होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा प्रूव करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो आपको जरूरी करना है। अच्छा, जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लाइन से कर रही हूँ, आप एग्जाम में जो आप अपने हाथ से करेंगे वो डॉटेड लाइन से करेंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने क्या करा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इनको मिलाया तो ये पूरा सर्कल कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया? 8। कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया? 8 एंगल्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए क्या होगा, एक क्वेश्चन मैंने और कराया था आपको, जहाँ पर मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल प्रूव कराया था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसका 8 है, पता नहीं 9 है, AOB = 90 जहाँ प्रूव करना था, 10.13 जिसका फिगर है, ठीक है। उसमें हमने ये एंगल 90 प्रूव करा था। अरे भाई, ये एंगल 90 प्रूव करा था कि नहीं करा था? Yes, ma'am. सेम ही तो कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन नहीं है? Yes, ma'am. उसी तरीके का एंगल ये बना है, आप चाहे तो इसको 90 प्रूव कर सकते हैं, तो ये भी 90 प्रूव कर सकते हैं, तो तब भी ये 180 हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया कि नहीं हो गया? उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? जैसे वहाँ करा था वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। आप कह देंगे इसको, उतना प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा जितना आपने इसको 90 प्रूव करने के लिए किया था। फिर दूसरे के लिए, इसके लिए आप लिखेंगे सिमिलरली एंगल DOA also equals to 90, देन DOA प्लस COAB equals to 180। ये तो एक बात हुई। अगर आपको ये तरीका याद है तो, नहीं याद है तो भी उसी तरीके से करना है उसके। अच्छा, जब हमने इसको 90 प्रूव किया था तो हमने पहले इनको कॉन्ग्रेट किया था ना, और इनको भी कॉन्ग्रेट किया था। सेम आप पहले इसकी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेंगे। फिर आप इनको कॉन्ग्रेंट कर देंगे। कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? ये इसके इक्वल, ये दोनों रेडियस है, ये आपस में इक्वल, ये कॉमन। जब कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉमन। ऐसा तो आपको करना ही करना है। तो ये 1 किसके इक्वल हो गया? 8। बस एक ही को आप प्रूव करके दिखाएंगे कि 1 = 8। फिर बाकी के लिए आप सिमिलरली लिखेंगे 2 = 3, 4 = 5 और 6 = 7। फिर आप सबको प्लस करके एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 360 रखेंगे। तो जो जिसके बराबर है उसकी जगह एक ही को रखेंगे, तो 2 ऑफ आ जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? जब 1 8 की जगह 8 और 1 इक्वल है तो जहाँ 8 लिखा है उसकी जगह भी क्या लिख देंगे? 1 ही लिख देंगे। ऐसे ही इसकी जगह भी क्या लिख देंगे? 3 की जगह भी क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 4 इसमें से गायब हो जाएंगे, 4 बचेंगे। बात समझ आ रही है? तो मान लिया हमने ये 2 बचाए हैं, इन दोनों को गायब कर दिया। गायब कैसे करेंगे? 8 की जगह 1 लिख देंगे, 3 की जगह 2। ऐसे ही हमने इन दोनों को बचाना है और इनको गायब कर देना है। यानी कि जहाँ 4 लिखा है वहाँ भी क्या लिख देंगे? 5, और जहाँ 7 लिखा है वहाँ भी क्या लिख देंगे? 7। तो 2 ऑफ हमारे पास बच के ये आएगा, 2 ऑफ एंगल 1 + 2 प्लस 2 ऑफ एंगल, ये सभी का 2 लिख दो, 6 + 5 = 360। 2 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा एंगल 1 + 2 प्लस एंगल 6 + 5 = 180। इसकी जगह बाद में लास्ट टाइम में इसका नाम लिख देंगे और इसकी जगह भी क्या लिख देंगे? इसका नाम। इसका 1 + 2 का नाम क्या होगा? DOC, और इसका नाम क्या होगा? AOB। सिमिलरली वी कैन प्रूव DOA + COB = हाँ, बोलना चाहिए, कुछ कहना है? ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। टफ उसी के लिए है जिसने क्वेश्चन नंबर 9 को नहीं समझा। 9 में भी हम यही कर रहे थे, उसमें हम 4 को लेके कर रहे थे नहीं?
उसमें 4 में से 2 को इक्वल प्रूव करा हमने और लास्ट में x + y = 90 प्रूव करा था नहीं करा था? सेम वही करके उसी को भी सिमिलरली लिख के दूसरी साइड के लिए तब भी आप दोनों को प्लस करके कह सकते हैं कि 180 है। ठीक है, 11th नहीं बताया था क्या मैंने? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल को एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब जो पैरेललोग्राम है ये खुद ही कह रहा है, और आपको प्रूव क्या करना है? रोम्बस है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में अंतर क्या होता है? पैरेललोग्राम के और रोम्बस के सारे साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। यही है ना प्रॉब्लम भाई, इसकी अपोजिट तो इक्वल है ही है, अपोजिट इक्वल है, तो आपने अपोजिट को कुछ नहीं करना है, आपने करना है कि ये इक्वल है, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। माने ये दोनों को, मतलब ये पूरी साइड को नाम लिख देते हैं, पूरी साइड को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यानी आपको प्रूव करना है DA किसके बराबर होगा? DC। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितने ये लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का बता रही हूँ, पूरी एक्सरसाइज में करा चुकी हूँ, बताइए क्या करना पड़ेगा? कौन सा था? हमने इसमें कितनी थ्योरम पढ़ी है? 2 ही। तो जो भी होगा उन्हीं के थ्योरम के, उन्हीं 2 थ्योरम के यूज से करना, उसके बाद तो हमें जाना ही नहीं है। तो अब मुझे बता, हाँ खड़े हो जाओ लकी परिवार, क्या करना पड़ेगा इसमें? कौन बताएगा? क्या करना पड़ेगा? तो पहले DG और DH इक्वल हो जाएंगी, ऐसे करके सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, HA और ये सब। उसके फिर हमको पता है कि पैरेललोग्राम की आपस की साइड इक्वल होती हैं। फिर जो हमें नाम लिखा था उसके का ये नाम लिख के कर देंगे, जो दूसरी साइड इक्वल आई थी। से DG की जगह DH रख के हम आपस में DG की जगह क्या रख देंगे? DH। मतलब 4 को बाकी के 4 में चेंज कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड जब इक्वल होती है तो जहाँ पर ये आएगा ना वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसमें आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था इसमें, जिसमें हम ऐसे ही इक्वल करके फिर प्लस कर रहे हैं दोनों साइड को। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से ही इसको भी करना है। ये पहले आप यही बना लेंगे, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, 4 क्या बना लेंगे? इक्वेशन बना लेंगे। चारों इक्वेशन को जब आप प्लस करेंगे, सेम उसी की तरह करना है। चारों इक्वेशन को आप प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा इस साइड और इस साइड, तो आपने उनको इस तरीके से एडजस्ट करना है एक को दूसरे में, ताकि आपको इसके साथ क्या मिल जाए? ये। वहां पर हम क्या कर रहे थे? हमें इसके साथ क्या मिल जाए? ये। और इसके साथ AB के साथ हमने क्या मिला था? हमें AB + CD। AB + CD। AB के साथ हमें क्या मिला था? CD मिला था। तो जहाँ पर हम AB लिखेंगे, AB के साथ जहाँ CD लिखेंगे वहाँ पर क्या लिख देंगे? एक ही लिख देंगे दोनों की जगह, चाहे दोनों की जगह DC लिख दीजिए, चाहे दोनों की जगह AB लिख दीजिए। यहाँ इसके साथ क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो जहाँ ये लिखा था वहाँ ये आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। जैसे ना मैं इसी को रीअरेंज करके बता देती हूँ आपको। जैसे लिखा है AB + CD इज इक्वल टू AD + BD। ये 8 वाले क्वेश्चन को देखिए, 8 वाले तक तो आपको पता है ना कैसे करना है। अब AB + CD है, AB + क्या है? CD है, तो AB और CD बराबर है, तो जहाँ AB CD लिखा है वहाँ भी AB लिख दीजिए। और ऐसे AD और BC बराबर है, तो जहाँ AD लिखा है वहाँ BC लिखा है वहाँ भी AD लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2AB = 2AD। 2 से 2 कट जाएगा, तो AB = AD। एक ही पेयर को करके बताना होता है, दूसरे के लिए सिमिलर। तो यानी कि जितना आपने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था उतना तो बैठ जाओ, जितना क्वेश्चन नंबर 8 में किया था उतना करना ही है। उससे आगे बस यही करना है कि एक को दूसरे में बदल के लिख देना है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, क्लियर है? तो यही आपका ये चैप्टर खत्म होता है।